चलो, राष्ट्रवाद और जन आंदोलन के संदर्भ में गद्यांश मैंने की पुस्तक में तुम्हारा दिया हुआ था बुक में, आदिवासी द्वारा गांधी जी के नाम पे नारा लगाने और चौड़ी चौड़ी घटना के बीच वैचारिक और रणनीतिक अंतर संबंधों का सटीक मूल्यांकन कथन कौन सा करता है। एक तो बात पता है कि जिस समय नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था उस समय आदिवासी लोग याद है ना, गांधी जी के नाम पे नारा लगाने लगा था कि घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, भागने लगा था। उस समय ही चौड़ी चौड़ा घटना भी होने लगा था। जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय और भी जगह तो कुछ ना कुछ घटना हो रहा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन, आदिवासियों का आंदोलन पूरी तरह से स्थानीय आकांक्षाओं तक सीमित था, जबकि चौरी चौरा का घटना ने साबित किया कि कांग्रेस का असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से अहिंसक और नियंत्रित था। अरे भाई, पहले तो इस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा हमको भी थोड़ा सा। पहला, ये गलत है। आदिवासी बोल रहा है कि आदिवासी लोग का जो आंदोलन होता था ना वो केवल उसी के इलाके तक सीमित नहीं रहता था। अब धीरे धीरे वो पूरे, मतलब कि आंध्र प्रदेश का मामला है तो वो पूरे भारत में भी हाईलाइट होने लग रहा था। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि लिमिटेशन हो रहा था इसी एरिया में, कुछ ऐसा एरिया में ही लिमिट होकर नहीं रह पा रहा था, इसका एक्सपैंड भी हो रहा था। ठीक है, साथ ही चौड़ी चौड़ी का घटना ने यह दिखाया कि आंदोलन हिंसक हो गया था, ना कि पूरी तरह अहिंसक। पता है ना, चौड़ी चौरा का घटना में पुलिस में चौकी में आग लगा दिया। गांधी जी का मन था कि आंदोलन क्या हो, अहिंसक हो। अब दूसरा, गांधी जी के नाम का उपयोग करके आदिवासी अपने स्थानीय संघर्षों का एक व्यापक अखिल भारतीय जन आंदोलन से भावनात्मक रूप से जोड़ा, लेकिन चौड़ी चौड़ी जैसी घटनाएं प्रकट हुई हिंसक विकृति के कारण गांधी जी को इसका व्यापक असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ये बात तो सही है कि गांधी जी का नाम का उपयोग कर रहा था आदिवासी लोग, और इनका नाम का उपयोग करके अपना जो लोकल इनका स्ट्रगल था उसको वो लोग अखिल भारतीय स्तर पर ले आया। पूरे गांधी जी का के पूरे इंडिया में दिया है जोड़ा। लेकिन चौड़ी चौड़ा घटना हो गया तो उसके कारण गांधी जी को क्या होना पड़ा, बैक होना पड़ा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गांधी ने चौड़ी चौड़ा के अहिंसक घटना के बाद भी असहयोग आंदोलन को इसलिए जारी रखा जाता है, नहीं रखा जारी तो वापस ले लेते। गोरखपुर के भाई ये भी पूछ सकता है चौड़ी चौड़ा घटना हुआ कहाँ था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है बोर्ड में। गोरखपुर में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, यूपी। 5 फरवरी 1922। वह टकराव पूरी तरीके से पूर्व नियोजित था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के क्षेत्रीय आंदोलन को दबाना, कांग्रेस के प्रभाव को कम करना। अरे भाई नहीं, अचानक से भीड़ हमला कर दिया था। ठीक है, भीड़ में कुछ हो जाता है, भीड़ में मॉब लिंचिंग कर दिया था, मारने लगा था ना पीछे से सब। इंग्लिश वर्जन देखो, वही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड मास मूवमेंट विच स्टेटमेंट, ठीक है, एवेल्युएट्स आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरकनेक्शन बिटवीन। देखो, इंटरकनेक्शन मतलब जुड़ाव। जो ट्राइबल चैंटिंग स्लोगन्स, चैंटिंग मतलब क्या होता है, नारा देना, जपना। हाँ, वही गांधी जी नेम एंड चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, द ट्राइबल्स मूवमेंट वॉज कम्प्लीटली लिमिटेड। नो, लिमिटेड शब्द क्या है, ये छोड़ दे रहा है। टू लोकल एस्पिरेशन, अपना स्थानीय आकांक्षा को लेकर नहीं। एस्पिरेशन मतलब क्या होता है, आकांक्षा। While the Chauri Chaura incident proved that the Congress non-cooperation movement was entirely non-violent and controlled in rural areas, uncontrolled हो गया था इन रूरल एरियाज में, इसी कारण तो चौड़ी चौड़ा हुआ। फिर बाय यूजिंग, चौड़ी चौड़ा घटना क्या बताता है कि जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो गया था। सब समझो। देखो, बाय यूजिंग गांधी ने द ट्राइबल्स इमोशनली लिंकेड, बिल्कुल अपना लिंक कर लिया था लोकल स्ट्रगल को in the broader Indian movement, but due to violent distortion manifested in the like Chauri Chaura, Gandhi ji withdraw his movement comprehensive non-cooperation movement। लेकिन ये इंसिडेंट हो गया था तो विड्रॉ मतलब क्या होता है, वापस लेना। गांधी continued the non-cooperation movement even after the violent of Chauri Chaura Gandhi। The clash that occurred in the Chauri Chaura Gorakhpurias in Gorakhpur was entirely pre-planned. No, it is a natural matter and it happened due to local reason and immediate action and reaction। ठीक है ना, समझ में आ गया, मतलब सब
अब ये वाला पेज से जो जो सवाल बनता है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हम बताए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गठित हुआ था प्रांतीय परिषद में चुनाव लेने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी बना था, बताए थे 1919 में एक एक्ट आया था, कौन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके तहत जो बोला गया था कि चुनाव में कौन भाग लेगा, तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, दो पार्टी बनाया था, एक पार्टी का नाम बुक में दिया, एक पार्टी का नाम नहीं दिया, एक पार्टी का नाम दिया स्वराज पार्टी, बताया था कल बताएंगे। 1923 में बना था, कब बना था, तो 23 में आया स्वराज पार्टी बनाया, बोलो 23 में आया स्वराज पार्टी बनाया। उसका हेड कौन था, CR दास, चित्तरंजन दास, एक मोतीलाल नेहरू। कौन है ये, नेहरू के पापा। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों प्रमुख थे, याद रहेगा। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला पहला मुख्य कारक क्या था, 1920 का दशक, यानी कि ये बात कर रहा है चंपारण आंदोलन, ये सब की बात कर रहा है। हाँ, तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी ना, ये हो सकता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता था, ठीक है ना। ये इस समय मंदी आया था, 1929 में मंदी आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है। ब्रिटेन की टोरी सरकार, ब्रिटेन में क्या था, एक टोरी सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सरकार किया था गठन, टोरी सरकार। साइमन कमीशन यहाँ पे आने वाला था, साइमन कमीशन कौन था, यहाँ पे आके देखने वाला था कि भारत में जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, संविधानिक विकास कर रहे हैं, तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन तुम भारतीयों के लिए सुझाव करेगा तो इसमें भारतीय शामिल होना चाहिए ना, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसी कारण यहाँ पे इसका विरोध होने लगा और नारा लगने लगा साइमन गो बैक। इसी चक्कर में लाला लाजपत राय का डंडा से मार के हत्या कर दिया गया, तो इसी का बदला भगत सिंह लिया, भगत सिंह को फांसी हुआ, यह कहानी है, याद हुआ। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, पूरे के पूरे अंग्रेज सदस्य थे। अब कितना सदस्य थे ये तो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, लेकिन तुमको कल गूगल से पता करके आना है कितना सदस्य थे साइमन कमीशन में। अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए किस अस्पष्ट प्रस्ताव का ऐलान किया। देखो इरविन ने क्या किया, गांधी जी का इस समय 1929 का पीरियड क्या चल रहा था, 1929 का पीरियड चल रहा था, एक तरीके से मंदी चल ही रहा था इस समय से, नॉन कॉर्पोरेट नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रहा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो इरविन चाहता था ना कि ये, इरविन कौन था, भारत का वायसराय था उस समय, इरविन चाहता था कि ये आंदोलन बंद कर ले गांधी जी, नमक के खिलाफ जो कर रहे हैं कि नमक दांडी मार्च, हाँ दांडी मार्च में लेके सभी ने अवज्ञा हुआ, ये आंदोलन बंद कर ले। और दूसरा क्या करे गांधी जी, गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद है ना, जहाँ पे लंदन में बुलाया गया था सभी को बात करने के लिए, 3 बार हुआ था, हाँ 3 बार हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भाग ले, इसमें क्या करें, भाग ले तो, लेकिन तब बोला तो गांधी जी क्यों किसी का बात मानेंगे, उसके सामने जब कुछ इसका बात रखा जाएगा तब ना। तो किस बात, लॉर्ड इरविन क्या कभी बोल सकता है कि तुम पूर्ण स्वतंत्रता ले लो तो आज़ादी दे देगा, 1929 में आज़ादी मिल जाता। प्रांतीय स्वतंत्रता की बात नहीं, ये किया गया था 1919 में, तो ये भी नहीं होगा। विभाजन का प्रस्ताव उस समय थोड़ी रखा गया था, माउंटबेटन रखा था, डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा था कि आप मेरा बात मानिएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। विरोध प्रदर्शन को कौन सा, सीटीएम को शांत करने के लिए इरविन ने बिना किसी समय सीमा को भारत के भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने का और एक गोलमाल प्रस्ताव रखा, जिससे कांग्रेस क्या हो, सेटिस्फाइड भी नहीं। ऐसे नहीं कि कांग्रेस सेटिस्फाई हो गई इस डोमिनियन स्टेटस से, नहीं होगा। कांग्रेस तो डोमिनियन स्टेटस का बात बहुत पहले छोड़ दिया, पहले मांगा करता था, लेकिन 1929 में ही क्या किया था, याद है 1929 में क्या किया था, ये 26 जनवरी को, हाँ झंडा फहरा के बोला था अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, बहुत बढ़िया, पूर्ण स्वराज। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि सरकार रहेगा आप ही का, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा अंग्रेज का, ठीक है, मतलब आज़ादी नहीं, ठीक है, और सरकार का चेंजिंग हो रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गया, गलत हो गया। तो समझ में आ गया क्या मांग रखा था, क्या चीज़ था ये कहानी। दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन, याद है ना, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे कब हुआ था, दिसंबर 1929 को। इसी समय 26 दिसंबर 1900 कब भराया गया था, याद नहीं आ रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित हो गया, जबकि यहाँ पे इरविन क्या दे रहा है इसको, डोमिनियन स्टेटस, और इन लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था। लाहौर अधिवेशन
लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार किस तिथि को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को नहीं, लाहौर अधिवेशन हुआ ही था 1929 हाँ में। हाँ नहीं सही, ये सही है। सही होगा, वही हम भी सोच 1900 8 दिसंबर 1929। नहीं 29 को हुआ था, 26 ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। बोला था अब से जो भी अगला 26 तारीख बनेगा ना, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो बोला था आपसे जब भी अगला 26 तारीख पड़ेगा ना, हम लोग झंडा फहराएंगे। तो वही 26 तारीख पड़ गया, जनवरी आ गया 1930। एक महीने के बाद 1930 आ जाएगा ना, 1929 के बाद 24 के बाद 25 आएगा, तो 29 के बाद 30 आएगा, तो 26 जनवरी 1930 इस समय निर्णय लिया था झंडा फहराने का। उस दिन फहराया था निर्णय रावी नदी के तट पर। अब यहाँ पे 1920 के दशक में 19th सेंचुरीज लेट 90s में भारतीय राष्ट्रवाद राजनीति की दिशा बदलने के कारकों में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1926 में कृषि उत्पादों की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व की लगान चुकाना अधिक कठिन हो गई। पता है 19th सेंचुरी का सिनेरियो अभी हम बता ही रहते हैं कि इस समय हमारा बहुत सारा क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वर्ल्ड, जिसके कारण जब क्राइसिस आएगा, मंदी आएगा, तो कोई तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तुमको क्या पैसा आएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, कीमत बढ़ जाएगा। कीमत क्या होगा, सस्ता हो महंगा हो, घट जाएगा। तो तुमको जब पैसा नहीं आएगा तो तुम टैक्स कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा हैं। जबकि टैक्स मांग रहा है तो हिंसा होगा कि नहीं होगा, कठिन हो जाएगा। इस में सही है। कांग्रेस के भीतर युवा नेता जैसे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस के तहत क्रमिक सुधारों की वकालत करने वाले मध्यम वर्गीय नेताओं के प्रभाव में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अरे भाई, ये लोग तो डोमिनियन स्टेटस चाहता ही नहीं था। ये लोग तो बोल दिया हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस को कहाँ से ये लोग रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। केवल 2 होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यद्यपि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवा नेता जन आंदोलन को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे और उदारवादी मध्यम वर्ग नेता का प्रभाव घट रहा था, लेकिन पार्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि उनका प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया। वो अभी भी डोमिनियन स्टेटस के भीतर संवैधानिक सुधारों के पक्ष में थे। यानी कि समझ में आ रहा है, नेहरू और सुभाष बोला, युवा लोग बोल रहा है कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे, पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन अभी जो मॉडरेट लीडर था, जो बुढ़वा सब था, वो करते रहे जो मिला वो ले लेना। तो ये लोग बोला कि ना हम लेवे नहीं करेंगे। जैसे कि इसका एक नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, वो तुम्हारे बुक में नहीं दिया। उसमें रिपोर्ट में नेहरू का बाप बोल दिया था हम डोमिनियन स्टेटस पर आज ही जाएंगे। तो बाप बेटा में झगड़ा हो गया था। नेहरू देखो 1929 में अपना अलग पार्टी बना लिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके पूरे प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, लेकिन अपना बात मनवा लिया। यहाँ पे कठोर शब्द का बुक में यूज हुआ ना, बोला पूरी तरीके से नहीं, इसका प्रभाव जरूर घट गया था लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये लोग का बात नहीं सुना था, तो ये लोग का बात ऊपर हो गया था युवा नेता को। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन और उसके बाद की राजनीतिक घटनाओं के निम्नलिखित कथनों पर मिलान करते हुए बताएं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता बिल्कुल है नेहरू द्वारा की गई। मुख्य वैचारिक संकल्प क्या था इसका, डोमिनियन स्टेटस को त्याग कर औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। पहले ये होगा फिर ये होगा। इसके कारण क्या हुआ, वो लोग 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष का शपथ लिया था। 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। अब इसी का इंग्लिश में है, जितना पढ़े हो अभी। Who formed the Swaraj Party within the Congress to participate क्यों in the election, कौन सा प्रोविंशियल इलेक्शन, किसके द्वारा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ 1919, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। what was the first major factor affecting the Indian politics in the late 1920s का समय क्या था, एक तो CDM चल रहा था और एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस, famine and epidemic. What was the main objective to the Simon Commission formed by the which government, Tory government of Britain? किसके द्वारा साइमन कमीशन बनाया गया, टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। क्या के लिए, टू स्टडी फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कैसा संवैधानिक व्यवस्था इन इंडिया, एंड सजेस्ट एंड रिकमेंडेशन। बट नो इंडियन इज द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। Why was the widespread
Why was the widespread opposite to the Simon Commission in India? Widespread मतलब क्यों फैलने लगा opposition Simon Commission के? It was not lead member नहीं, it included only Muslim. No. There were no single Indian. member in it, all were British. इसका साइमन गोबेक का नारा भी लगा, जिसमें मृत्यु किसका हो गया? लाला लाजपत राय। तो गलती से हो गया था, जानबूझ के थोड़ी हुआ था। गलती से थोड़ी हो गया था, जानबूझ के मारते मारते डंडा से अति कर दिया था। फिर यहाँ पे बोला मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 सब्सिक्वेंट स्ट्रैटेजिक इवेंट्स, मतलब एक के बाद एक कौन सा इवेंट हुआ इसको सेलेक्ट करेक्ट कोड में बताएं। पहले कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ। पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर से बनेगा ना, प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनेगा ना, पहले लाहौर अधिवेशन का कौन बनेगा, नेहरू बनेगा। उसके बाद अपना आइडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन, मतलब जो आइडिया है क्या है, रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पेश करेगा, क्या चीज़ का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, डोमिनियन स्टेटस का, गिविंग अप, ठुकरा देगा बाय गिविंग अप। फिर क्या करेगा, साइम्बोलिक इम्प्लीटेशन, इसका प्रतीकात्मक क्रियान्वयन करेगा। इम्प्लीटेशन मतलब इसको लागू करेगा कैसे, बाय सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी 1930 एज वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे, नेशन वाइड इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे एंड ओथ फॉर ए फुल स्ट्रगल। अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेके अब हम लोग पूरा स्ट्रगल करेंगे, समझ में आ रहा है। According to the decision of Lahore session, which date was decided to celebrate as the first Independence Day? Lahore session was held on which year? 1929. On which month? December. So in this session, they take oath to celebrate a nationwide fully Independence Day on another 26th of the month, which was held in January 1930। यहाँ पे देखो 29 तक जानबूझ के एग्जाम में, लेकिन सेशन हो रहा है दिसंबर में, तो 29 में जनवरी में कैसे हो जाएगा। तुमको एग्जाम में देखना, ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देगा जरूर 29 जरूरी दिया 15 अगस्त 1947 ये भी दिया। What was the vague offer, मतलब बेकार ऑफर किसके द्वारा दिया गया। Did Viceroy Lord Irwin announce for Indian अक्टूबर 1929 में क्या दिया था इरविन, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था। बट वी नेग्लेक्ट द डोमिनियन स्टेटस। और एक और रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को मान लिया गया था, नेहरू रिपोर्ट में। कौन था वेग ऑफर देने वाला, ये इरविन लॉर्ड इरविन। दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ नेहरू एट विच कांग्रेस सेशन वाज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन 1929 फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद हुआ। What was the main objective of the Simon Commission formed by the इंक्वायरी करने तो ओके। अब यहाँ से जो सवाल बनेगा, अब यहाँ से जो सवाल बनेगा। दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मान लिया गया। दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मांग लिया गया। पहले बोल रहा था ना डोमिनियन स्टेटस ही ले दो बेटा तुम लोग, कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर लोग, लेकिन फिर क्या हुआ, बाप बेटा में झगड़ा हुआ था, अपना पार्टी बनाया। फिर लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो इसी समय मैंने घोषणा किया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज करेंगे। इसी क्वेश्चन को घुमा के कर दिया। पूर्ण स्वराज मतलब लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज मतलब लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के अंदर में हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को जो पत्र भेजा गया था उसमें कितनी मांगे शामिल थी। इरविन पता है ना एक ऑफर रखा था डोमिनियन स्टेटस का। फिर जो है तो लेकिन इधर से महात्मा गांधी भी 11 को डिमांड रखे थे। कब, 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा। उधर से डोमिनियन स्टेटस का दिया प्रस्ताव 1929 में, तुम पत्र भेजा, इधर से हम लोग पत्र भेजे कि मेरा ये 11 वो ही मांग है। 11 मांग हम लोग को तो याद करना पड़ता है, ठीक है तुमको बुक में नहीं दिया 11 मांग कि कौन कौन था, कौन क्या था वैसे। ऐसे था कि जेल में जो बंद है उसके ऊपर जमीन उसका जब्त नहीं होना चाहिए, नमक बनाने का एक अधिकार समाप्त करो, ठीक है ना, यही था। तो 11 वो मांग था ना, तो 11 वो मांग इधर से किया गया था गांधी जी और से। ये पूछ रहा क्या वो मांग किया गया था, 11 किस से, इरविन से। कब, 31 जनवरी 1930। कब, 31 जनवरी 1930।
गांधी जी किस कर को खत्म करने की मांग को सबसे महत्वपूर्ण माना? 11 मांगे में कौन सा मांग को सबसे प्रमुख माना जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी बना? नमक वाला बात बोला था कि तुम लोग नमक, इस समय याद है नमक को लेकर गांधी जी बम के हुए थे। दांडी 11 मार्च मांग में 1929। सबसे पहले ये बोले कि नमक वाला तो सबसे पहले खत्म करो था, क्योंकि हिंदू या वो छोटा से छोटा आदमी भी नमक नहीं बना सकता क्या अपने देश में, ये वाला बात। तो नमक गांधी जी ने किस मांग को सबसे प्रमुख रखा है 11 मांग में? नमक। बोले कि अमीर गरीब नमक उपयोग सब कोई करते हैं, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसमें जो मोनोपोली हो रहा है गवर्नमेंट का उसको सबसे पहले खत्म करो। प्रसिद्ध नमक दांडी मार्च साबरमती आश्रम से, ये पूछेगा कि कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। और कहाँ समाप्त होनी थी? दांडी। ये यात्रा निकलना था साबरमती से दांडी तक। 6 मार्च को निकला 1930 को, सब डेट याद करते रहो। 6 मार्च से क्या आएगा फिर? अप्रैल, 12 अप्रैल। 12 कैसे याद रखोगे? 6 मार्च 12 अप्रैल। 12 से पारा चढ़ गया दांडी को कि अब तो हम डंडा से नमक तोड़ ही देंगे। दांडी निकला था कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ पे? गुजरात में। ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये पूछता है एग्जाम में, 240 किलोमीटर। माइल्स में भी पूछता है, माइल में कितना हो गया इसको कन्वर्ट करके बताइए। कितना यात्री को लेकर निकला था? 78 लोग को लेकर निकला था। कितना दिन लगा था? तुम कल बताना, इसमें नहीं दिया। 24 दिन लगा था, तो लिखा हुआ है 24 दिन लगा था। 78 लोग को लेकर निकले थे। एग्जाम में इसी को घुमा के देगा, 76 देगा लिख के, जानबूझ के घर खचराई करेगा। 76 नहीं, 78 लोग को निकल के, क्योंकि गांधी 76 नहीं थे। ठीक है ना? 24 दिन लगा, मतलब 24 घंटे, 24 दिन लगा। 24 दिन लगा 240 किलोमीटर चलने में। मील कितना, हर दिन कितना मील चलते थे? 10 मील। 10 मील। 10 मील। माइल कितना है ये तुम सोच के आना, ये पता करके आना था AI से। ठीक है। महात्मा गांधी ने इरविन को कब पत्र लिखा था? बताए थे ना, 31 जनवरी 1930। स्पेशली डेट पूछ रहा है। अरे तुम सोचो 1929 होगा क्या? पहले तो ये डेट खत्म करो। 1929 में कंफ्यूजन है तुमको? नहीं, क्योंकि ये तो 1929 में डोमिनियन स्टेटस का पत्र इधर से लिखा था, इसका जवाब इधर से न देगा। इधर से न देगा। 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को। लेकिन क्या इरविन सारा बात मान जाएगा? नहीं ना मानेगा। तो फिर गांधी जी क्या करेंगे? 1930 में जनवरी के बाद क्या करेंगे? बमकेंगे। फरवरी में वैलेंटाइन मना लेंगे, फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी धोखा दे देगी। तो मार्च में 6 मार्च को क्या निकलेगा? 1930 को दांडी मार्च। 6 मार्च चलते चलते 24 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1930 को करके क्या कर देंगे? नमक तोड़ देंगे डंडा से। ये कहानी पूरा समझ में आया? डेट बहुत ना खतरनाक होता वो। गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू किसको माना? नमक टैक्स। तो सरकार का जो मोनोपोली है, नमक टैक्स, ये तो हो गया। ये खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑफिशियली रूप से किस दिन और किस घटना के साथ शुरू हुआ? ये तो बता देगा। समुद्र पे पानी का नमक उबलाकर। तो यहाँ पे बच्चा को ये हो जाता है, 2 गेट कंफ्यूजन। 6 अप्रैल 1900 मार्च में, देखो हम उल्टा बता दिए थे। 12 से हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये 6 अप्रैल और 12 मार्च। हाँ, पहले अप्रैल नहीं, पहले मार्च आएगा कि अप्रैल आएगा? पहले मार्च आएगा। मार्च फिर अप्रैल। तो यहाँ पे क्या है? 12 मार्च। 12 से पारा चढ़ा तो वो डंडा लेके निकल गए। कहाँ पे? दांडी मार्च। उसके बाद अंग्रेजों का छक्का छोड़ाना स्टार्ट कर दिए। तो 12 मार्च 6 अप्रैल। तो यहाँ पे 2 डेट दिया रहेगा। यात्रा कब शुरुआत की? 12 मार्च। फाइनली तोड़े कब नमक? 6 मार्च। 6 अप्रैल। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। देखा, समझ में आ रहा है? इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले क्या है? पहले मार्च आता है तो 12 अप्रैल। तो यहाँ पे लेकिन पहले 12 है। 12 से पहले 12 संख्या तब ना 78 लोग को लेके जाएगा। 12 से पहले बमा गए तब 78 लोग को लेके गए। पढ़ाना बड़ा चीज नहीं, एक लाइन मम्मी बोल के निकल सकते हैं। ठीक है ना? याद कराना बड़ा चीज है। यहाँ देखो, हाउ मेनी डिमांड वेयर मेंशन्ड इन द लेटर सेंड बाय द गांधी? 11 डिमांड। कब? तारीख बता दे।
31 जनवरी 31 जनवरी 1930। उसके बाद फिर 12 तारीख, 12 फिर 6 तारीख। 6 तारीख। फिर से विच टैक्स वाज, आंसर देना नहीं जरूरी है, लैंग्वेज सिखा रहा है। विच टैक्स एबोलिश डिड गांधी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड, इम्पोर्टेंट डिमांड को कौन था? डिमांड ना पढ़ाया का है नहीं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट डिमांड कौन था 11 वो में? साल साल। टैक्स को एबोलिश करना। हाँ वो दमनकारी। When did the Gandhi write a letter Voice the Irving. to the 31 Water जनवरी। Irving demand? 31 जनवरी 1930 with the 11 demands। when did Gandhi describe as the most oppressive aspect of British rule? Tax on the salt। Tax on salt। On which day and which event did the civil disobedience movement formally began? Formal मतलब औपचारिक रूप से। Upon making salt by boiling sea water, उबाल के at Dandi on 12 मार्च 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को निकले थे। अब इससे जो चीज़ है सवाल यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं के संदर्भ में कथन चुनिए। आंदोलन के प्रसार के दौरान किसानों ने केवल लगान चुकाने से इनकार किया, जबकि वनवासियों ने आरक्षित वनों में प्रवेश करने के वन कानून का उल्लंघन किया। बिल्कुल, जो वनवासी के लोग थे वो जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें घुस गया, उल्लंघन करने लगा। आज जो किसान लोग हैं वो नमक कानून तोड़ के लगान नहीं देकर क्या किया? नमक तोड़ के